हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसे आप जानते हैं, यह चैप्टर 1 है कक्षा 10th का यूपी बोर्ड का। तो इसी के आज हम 1 लाइनर कुछ क्वेश्चन आंसर्स का एक पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम आपको 25 प्रश्नों के क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला की रचना की थी, तो उसका रचनाकार कौन है? तो आप जानते होंगे उसका रचनाकार है फ्रेडरिक सोलियो। फ्रेडरिक सोलियो फ्रांस के एक चित्रकार थे, जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को प्रदर्शित करने के लिए एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और जिसकी रचना इन्होंने 1848 में की थी। प्रश्न नंबर 2, किस संसार का चित्रण किया था? इन्होंने जो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी फ्रेडरिक सोलियो ने, तो इसमें किस प्रकार के संसार का चित्रण किया था? तो इन्होंने जो चित्रण किया था वह था जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर जो संसार बना है उसका इन्होंने चित्रण किया था। प्रश्न नंबर 3 भी इसी से संबंधित है कि जो चित्र इन्होंने बनाए थे उस चित्रों में मनुष्यों के हाथ में क्या था? तो मनुष्यों के हाथ में एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल थी और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र था जो गणतंत्र को प्रदर्शित करता है। सोलियो के यूटोपिया का क्या अर्थ है? सोलियो ने एक शब्द दिया था यूटोपिया, काल्पनिक संसार। तो इसका अर्थ है एक ऐसे संसार की कल्पना जिसका साकार होना संभव ना हो, कि मतलब वह संसार इतना अच्छा हो कि जितना अच्छा हो ना सके। उसमें उन चीज़ों का इन्होंने आविष्कार किया था, उन चीज़ों की कल्पना की थी कि एक दूसरे का सम्मान करे कुछ इस तरह से कि जिसका साकार होना संभव ही ना हो। एक कितना अच्छा काल्पनिक संसार की कल्पना की थी। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो यूरोप में यदि राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति आपसे पूछा जाता है तो इसका सही आंसर होगा 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। क्रांति के समय फ्रांस में किस वंश के शासक थे? तो फ्रांस में जो शासक थे वह बोर्बो वंश के थे और बोर्बो वंश का शासक लुई 16 का शासन था जब फ्रांस में क्रांति हुई थी। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार कब समाप्त किए गए या किसके द्वारा समाप्त किए गए? 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता का निर्माण किया। नेपोलियन संहिता के अनुसार जो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार थे, जो उनके तीनों वर्ग थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, तो अलग अलग स्टेट को अलग अलग अधिकार प्राप्त थे। तो उन अधिकारों को समाप्त किया गया था 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता के अनुसार 1804 में। अर्नेस्ट रेनन कौन था? अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में सोरबोन विश्वविद्यालय में राष्ट्र की व्याख्या की थी। राष्ट्र के बारे में अपने मत प्रकट किए थे कि राष्ट्र क्या चीज़ है। उन्होंने राष्ट्र को समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है ऐसा बताया था। राष्ट्र की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी। अर्नेस्ट रेनन ने अपने जो विचार थे उन विचारों को प्रस्तुत किया था। पूछा जा सकता है कि अर्नेस्ट रेनन ने अपने राष्ट्र के संबंध में अपने विचार कहाँ प्रस्तुत किए थे या कब प्रस्तुत किए थे? तो यह 1882 ईस्वी में सोरबोन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किए थे। मैरी एंटोइनेट। मैरी एंटोइनेट कौन थी? मैरी एंटोइनेट लुई 16 की पत्नी थी, जो ऑस्ट्रिया की महारानी मैरिया थेरेसा की पुत्री और सम्राट जोसेफ द्वितीय की सगी बहन थी। और मैरी एंटोइनेट ने राजनीति में बहुत अधिक हस्तक्षेप किया था, जबकि उसे सामान्य जनजीवन का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। लेत्र दा कासे क्या था? लेत्र दा कासे एक प्रकार का एक ऐसा वारंट था जिसे जारी कर किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। उसके बाद उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता था, यानी कि दिखाता था कि जो फ्रांस की क्रांति के समय जो वहाँ की कानून व्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी। तो फ्रांस की कानून व्यवस्था में एक इस तरह का वारंट भी था जिसे जारी कर वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे। उससे ये भी नहीं पूछा जाता था कि उसने कोई जुर्म किया है अथवा नहीं किया, तो उस पर मुकदमा भी नहीं चलाया जाता था। अगला प्रश्न है, प्रथम स्टेट, प्रथम वर्ग अथवा प्रथम स्टेट क्या था? तो प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग के लोग आते थे। इसे सुविधा प्राप्त वर्ग भी कहा जाता था। सुविधा प्राप्त वर्ग में
पादरी वर्ग थे और ये आम जनता से टैक्स वसूलते थे, जिसको चर्च कर कहा जाता था, धार्मिक कर कहा जाता था। और प्रथम वर्ग भी दो भागों में बटा हुआ था, उच्च पादरी और निम्न पादरी वर्ग। उच्च पादरी वर्ग वर्साई में रहते थे और निम्न पादरी वर्ग अपनी अपनी जगह पर। उच्च पादरी वर्ग बहुत अमीर थे, निम्न पादरी वर्ग उतने अमीर नहीं थे। इसलिए क्रांति के समय निम्न पादरी वर्ग ने भी मध्यम वर्ग के लोगों का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय वर्ग या द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? तो यह भी एक सुविधा प्राप्त वर्ग था। सुविधा इनको यही थी कि इन्हें कर नहीं देना होता था, इनको टैक्स नहीं देना होता था, जनता से टैक्स वसूलते थे और इसमें सामंत या अभिजात वर्ग के लोग आते थे। ये लोग 1/4 भूमि के मालिक भी थे और इनमें भी धनी और गरीब दोनों लोग आते थे। धनी वर्ग को बहुत अधिक सुविधाएं थी और जो गरीब वर्ग ने क्रांति के समय छोटे लोगों का, यानी कि जो तृतीय वर्ग के लोग थे या मध्यम वर्ग के लोग थे, उनका साथ दिया था, जिससे जो इनमें खाई पटी हुई थी ये भी उनसे ईर्ष्या करते थे, धनी लोगों से ईर्ष्या करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि काम तो सारा गरीब लोग करते थे और उसका फल कौन लेता था? द्वितीय स्टेट के सुविधा प्राप्त जो अमीर लोग होते थे वो इनका फल लेते थे। इस प्रकार से इसमें भी दो वर्ग थे, धनी और गरीब दोनों ही इसके पार्ट थे। अगला वर्ग आता है तृतीय वर्ग या तृतीय स्टेट। यह एक सुविधा विहीन वर्ग था, जिसको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती थी, बल्कि सबको कर देना पड़ता था और ये प्रथम वर्ग को भी, द्वितीय वर्ग को भी और राजा को भी कर देते थे। इस वर्ग में किसान, बुर्जुआ और दस्तकार आदि लोग आते थे। अगला प्रश्न है मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग। मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग, इसमें सर्वाधिक प्रबुद्ध वर्ग आते थे, यानी कि जो बुद्धिमान लोग थे वही लोग इसमें ज़्यादातर आते थे। ये लोग संपन्न व्यापारी थे, वकील थे, लेखक थे, प्रधान अध्यापक थे और डॉक्टर आदि इसमें थे। ये लोग काफ़ी शिक्षित थे और आर्थिक रूप से भी संपन्न, शक्तिशाली थे। ये पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए इन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अगला प्रश्न है द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है? तो स्पिरिट लॉ के रचनाकार फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू थे, जिसमें इन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन किया था। इन्होंने बताया था कि राजा के कोई दैवीय अधिकार नहीं होते, एक कानून होता है, एक नियम होता है, तो नियम के फैलाव के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉ। अगला प्रश्न है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मोंटेस्क्यू ने ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। इन्होंने शासन के 3 प्रमुख अंग बताए थे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और उन्हें अलग अलग हाथों में रहने की सलाह भी दी थी। इस प्रकार से इन्होंने सत्ता का पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है सोशल कॉन्ट्रैक्ट अथवा सामाजिक समझौता का रचनाकार कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट अथवा सामाजिक समझौता महान दार्शनिक रूसो की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसके अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में अच्छा होता है और बाद में सभ्यता और संस्थाएं उसे दूषित करती है। रूसो महान दार्शनिक थे और रूसो को ही फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सामान्य इच्छा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सामान्य इच्छा के सिद्धांत के प्रतिपादक भी रूसो थे। ज्ञानकोश अथवा विश्वकोश का संपादन, जिसमें योग्यतम व्यक्तियों की रचनाओं का संकलन किया गया था, किसने किया था? ये महान साहित्यकार दिदरो ने किया था। स्टेट जनरल क्या थी? फ्रांस की एक संवैधानिक सभा या प्रतिनिधि सभा को स्टेट जनरल कहा जाता था और लगभग 175 वर्षों से इसमें कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। अभी हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। जैसे क्रांति का मूल कारण स्वतंत्रता नहीं बल्कि मध्यम वर्ग की समानता की चाह थी। ये किसका कथन है? यह कथन नेपोलियन ने सेंट हेलेना में कहा था और यह बिल्कुल सत्य था। उन्होंने कहा था कि क्रांति का जो मूल कारण वो स्वतंत्रता नहीं थी बल्कि मध्यम वर्ग की समानता की चाह थी। मध्यम वर्ग ना तो ज़्यादा अमीर था और ना ही गरीब था, लेकिन उनको समानता नहीं मिली हुई थी। वो चाहते थे कि हमें भी प्रथम और द्वितीय वर्ग की तरह समानता मिले। फ्रांसीसी अगला प्रश्न है फ्रांसीसी समाज का ढांचा सामंती था, किंतु आर्थिक शक्ति मध्यम वर्ग के हाथों में
आ रही थी। ये कथन ला फावरे का था। इन्होंने कहा था कि फ्रांसीसी समाज का ढांचा तो सामंती था, मतलब सामंत व्यवस्था वहाँ पर थी, लेकिन जो आर्थिक शक्ति थी वो मध्यम वर्ग के हाथों में आ रही थी, क्योंकि सामंत लोग काम नहीं करते थे। जो गरीब सामंत थे, जो मध्यम वर्ग थे, वही लोग कार्य करते थे, तो आर्थिक शक्ति भी मध्यम वर्ग के हाथों में आ रही थी। यह कथन है ला फावरे का। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के लेखकों ने फ्रांस की क्रांति तैयार की। यह कथन है केतलबी। केतलबी ने कहा है कि सभी प्रकार के लेखकों ने फ्रांस की क्रांति तैयार की। यह कथन सत्य भी है। यदि फ्रांस में क्रांति आई है तो वह लेखकों के प्रचार प्रसार के द्वारा आई है। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के मन में क्रांति की भावना का जागरण किया था। तो किसका कथन है? केतलबी का कथन है। अगला प्रश्न है, जनता ही सर्वोपरि है और सार्वभौम सत्ता जनता की इच्छा में निहित है। यह रूसो का कथन है। फ्रांस की सभ्यता गोबर के ढेर पर कमल के खिले फूल के समान थी। केतलबी का कथन है। केतलबी ने कहा है जो फ्रांस की सभ्यता थी वह गोबर के ढेर पर कमल के खिले फूल के समान थी। इन्होंने कहा पूरे यूरोप में फ्रांस की जो सभ्यता थी उसको सबसे अच्छा बताया है। बाकी सब जगह दास प्रथा काम कर रही थी, लेकिन फ्रांस में कोई दासत्व तो नहीं था। हर लोगों को अपना अधिकार प्राप्त थे, आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी। तो ऐसा केतलबी ने कहा है। आज के प्रश्न यहीं तक है। अगले प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। किसी का कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में अवश्य दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।